हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया मैं प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है बिकॉज गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम फीलिंग वेल बेटर देन बिफोर। सो गाइस मैंने सोचा कि चलो लाइफ आ जाते हैं, तो दैट्स आई एम हियर। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स व्हाई आई हैव मैं डिसाइड की थी कि मेरे को लाइव ही आना है करके। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज, क्योंकि मेरा बहुत सारा मन हो रहा है आज पढ़ने का। तो गाइस चलो हमारा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं आज। सीएमए फाइनल का है, पेपर नंबर 19 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट है। और गाइस ये क्लास 1 है, मतलब इस टॉपिक की क्लास 1 है। ठीक है गाइस, बाद बाकी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह की भी क्लास हो चुकी है। तो गाइस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस क्या कर रहे हो, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, आपने अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो तो गाइस प्लीज जाकर देख लीजिए। ठीक है चलो आज पढ़ते हैं अपन। तो पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। तो गाइस जैसे कि देखो, आप मेरे को ना बताओ, आज मैं बहुत मूड में हूँ पढ़ने के और पढ़ाने के। तो आज तो बहुत मस्त से पढ़ने वाले हैं, लंबी चलेगी क्लास, आराम से देखना। ठीक है, तो गाइस मेरे को आप बताओ कि आप सी और O2 को यहाँ पे अपने रूम में जहाँ बैठ के लेक्चर देख रहे हो वहाँ मिलाओगे तो क्या बनेगा? आप बोलोगे मैम CO2 बनेगा। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, आप घर के बाहर जाओ, एक बार बाहर जाके ना मेन गेट पे खड़े हो जाओ और वहाँ पे मिलाओ सी और O2 को। तो बोलोगे क्या बात कर रहे हो मैम, वहाँ पर भी CO2 ही होगा। बोले, अच्छा अच्छा रुको रुको, आप ना सिटी आपके हैं, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर सिटी होगी, मार्केट होगा, मेन मार्केट, वहाँ जाके मिलाना CO2। क्या होगा? अब बोलोगे मैम CO2 होगा। ठीक है गाइस, आप ना वहाँ जाओ, दिल्ली जाके मिलाना। क्या होगा? C+O2। आप बोलोगे मैम ना का दिमाग खिसक गया आज, CO2 ही होगा मैम। अच्छा चलो अपन ना सिंगापुर चलते हैं, सिंगापुर जाके मिलाएंगे CO2 को। लाइक मैम हम लोग वीडियो बंद कर देंगे, क्या बकवास लगा के बैठे हो, CO2 सब जगह CO2 ही होगा, CO2 तो CO2 ही होगा ना। तो गाइस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो साइंस होता है वो एक यूनिवर्सल लॉ होता है और वो सब जगह सेम होता है, चाहे आप यहाँ पर बैठ के मिलाओ, चाहे आप सिंगापुर में बैठ के मिलाओ, चाहे कहीं पर भी मिलाओ। बट गाइस आर्ट जो होता है ना वो चेंज करता है अपने तरह प्लेसेस। ठीक है, वक्त के साथ एटमॉस्फेयर के साथ वो चेंज होता है, बट साइंस नहीं होता। CO2 सब जगह CO2 ही रहेगा, चाहे आप मार्स में जाके मिला लो। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना गाइस, तो वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पॉलिसीज होते हैं जो एक बिजनेस को हेल्प करते हैं अच्छे से चलने के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट्स टाइप ऑफ लॉ, लॉ ही है एक टाइप का। ठीक है, बट अपन इसको बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे सो दैट गाइस आपको मजा आएगा पढ़ने में बहुत ज्यादा, जैसे मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो अब मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस का मतलब बताते जाऊँगी और आपको ना ऐसे तुरंत तुरंत लर्न होते जाएगा वो, और फिर आपको एकदम समझ जाओगे। और गाइस याद रखना, अभी तक आप जितना भी पढ़े होंगे और जिस टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, याद रखना उसमें वैल्यूएशन होना एकदम डेफिनेटली फाइनल है ही। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं सबसे पहले आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही मतलब बताने वाली हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, गाइडलाइन है गाइस, प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है, किसके लिए मैम? कंपनीज के लिए, बिकॉज उनको फॉलो करना पड़ता है ये। इसमें ना गाइस उन लोग बताते हैं कि कम से कम आपको इतना करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम एकदम एकदम इतना इतना तो करना ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। गाइस आप बोलोगे मैम क्यों करना है, क्या जरूरत है करने की, मतलब क्या हो जाएगा, कर लेंगे तो, नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो गाइस पहली बात तो ये मैंडेटरी होती कुछ कंपनीज के ऊपर, तो उनको तो करना ही पड़ता है। दूसरी बात गाइस, आपको ना परेशानी से आपकी परेशानी कम ही होगी ये करोगे तो। देखो मिनिमम डिस्क्लोजर देना आपको एकदम कम जरूरी है। अब आप क्यों बोलोगे, आप बोलोगे मैम क्यों देना है इतना, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्यों है इसका? तो देखो गाइस कंपेयर करने में ना अपन को ईजी होता है, कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती, तभी आपका कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स है कंपैरिजन के लिए कंसिस्टेंसी, मतलब एक मतलब ऐसे कोई भी चीज़ एकदम मतलब कंसिस्टेंसी में होती रहे। लाइक अगर आज 1 कप चाय पी रही हूँ मैं, कल भी पी रही हूँ, परसों भी पी रही हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ चाय पीने में। अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ डेली, तो मैं वर्कआउट में कंसिस्टेंट हूँ, तो उसको बोलते हैं। और कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट रहे सब चीज़ें। तो ये 3 वजह याद रखना एकदम, की पॉइंट्स को गाइस मैंने वैसे भी हाइलाइट करके ही रखा आप लोग के लिए। तो की पॉइंट्स को एकदम याद जो भी येलो में हाइलाइटेड है गाइस वो आप ध्यान रखना।
कि वो येलो येलो वाले जो पॉइंट्स हैं आपको वो क्या करना है, हाइलाइटेड पॉइंट्स है उसको एकदम लर्न करना ही करना है। गाइस मैं बहुत सारा हाईलाइट की हूँ बहुत सारी जगह, बट मैं एकदम कम से कम कोशिश क्यों करने की, सो दैट गाइस आपको लर्निंग करने में कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि कंपेयर करने में कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस के लिए काम आता है ये। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जब कॉस्ट रिकॉर्ड खुद ही कंपेरेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंप्लीट होगा, तभी तो हम लोग मिनिमम डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे ना। ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया जो स्टैंडर्ड उसको इस तरीके से डिज़ाइंड है गाइस क्या, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस में आपको लेके आ पाए। ठीक है, आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक है, एंड ऑल बाकी की चीज़ें, डेफिनेशन था गाइस, मैंने आपको बहुत याद कराने की कोशिश की, एक बार और मेरे साथ बोल लो। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती है किन के लिए, कंपनीज के लिए। ठीक है, मिनिमम डिस्क्लोजर रहता है गाइस रिक्वायरमेंट का, क्यों, ताकि अपन कंपेयर कर सके, कंसिस्टेंट रह सके, कंप्लीट कर सके, किसको, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वो डिज़ाइन है ताकि हम क्या अचीव कर पाए, हम क्या कर लेंगे इसको लाके, हम यूनिफॉर्मिटी रहेंगे अपने बिजनेस में, कंसिस्टेंस रहेंगे, और हमारी पॉलिसीज चलते रहेगी साल साल दर साल, और प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करते चलते। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बातें इसके बारे में। किसके बारे में बताओगे मैम? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट वाली बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग जो रहती है ना अपनी स्टैंडर्ड्स, तो वो हमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मैम क्यों प्रोवाइड करता है, क्या कर लेंगे स्ट्रक्चर का? तो गाइस आप घर पे रहते हो, क्यों रहते हो? क्योंकि मैम रहने की जगह है। वैसे ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या रहेगा, आपकी कॉस्ट रहेगी, किसकी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, सर्विस इंडस्ट्री की, सारी की कॉस्ट रहेगी। तो वो उनका घर है मान लो आप। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, मिला जुला के सबको रखेगा। घर में हम लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे घर बना लो एक, ताकि आपको एग्जाम्पल याद रहे और सारे पॉइंट आप रिकलेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इंटीग्रेट करता है, हार्मोनाइज करता है। ठीक है, बड़े लोग क्या देते हैं हमको, गाइडलाइंस देते हैं, वैसे ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस हमको। हम क्यों प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस, ताकि हम यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंस, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर रहे, क्लासीफाई कर पाए, मेजर कर पाए चीज़ों को। ठीक है, कॉस्ट को, हमारे टर्म्स में तो कॉस्ट पड़ रहा है, अपन तो कॉस्ट को क्लासीफाई करे अच्छे से, देन उसको मेजर करे, अपन को असाइनमेंट करे कि ये कॉस्ट इसकी है, ये कॉस्ट इसकी है, एलोकेशन में हेल्प करें। ठीक है, एक बेसिक प्रोवाइड करता है गाइस, कैसे लगाना है कॉस्ट समझ में नहीं आता उसके लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स रहते हैं उनको हेल्प करते हैं, जैसे कि जब मैं सीएमए बन जाऊंगी, आप सीएमए बन जाएंगे, तो फिर अपन लोग को हेल्प होगा। जैसे अपन को कोई कंफ्यूजन हो गया तो किससे पूछेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड हमारे लिए हमारे पेरेंट्स की तरह, गार्जियन की तरह है, वो हमको हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर ये हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, एकदम यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग देगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, घर वाले एग्जाम्पल सबको याद रहेगा, और मैं आपको अच्छे से समझा पाई होगी। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाली हूँ, जो हम लोग मतलब पूरी क्लास के दौरान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे गाइस। आप बोलोगे मैम मतलब नहीं समझ पा रहे करके, देखो गाइस हम कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना, तो जैसे स्टैंडर्ड्स हमारे में 25 है पूरे। ठीक है, अब आप 25 स्टैंडर्ड को याद करोगे तो गाइस उसके अंदर एक सीक्वेंस दिया रहेगा, तो आपको वो सीक्वेंस ही पढ़ना है। जैसे कि हर स्टैंडर्ड का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, हर स्टैंडर्ड का आपको स्कोप बताया जाएगा, हर स्टैंडर्ड का डेफिनेशन। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आ गया कि राइट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस मेंटेन करना उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर स्टैंडर्ड के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या पता चलेगा आपको, तो देखो जो इंट्रोडक्शन रहता है ना वो एक्सप्लेन करेगा आपको कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, मतलब उस स्टैंडर्ड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन वो आया क्यों है, कोई आता है तो कुछ काम से आता है, कुछ पर्पस से आता है, तो वो क्यों आया है, आपको वो ऑब्जेक्टिव पता चलेगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देने वाली हूँ, जो मैं कौन से कलर से दूँ, अम्म, चलो ग्रीन से दे देती हूँ। प्रो टिप ये है कि आप एक ऑब्जेक्टिव याद कर लो। ठीक है, स्कोप याद कर लो, हाल फिलहाल के लिए ये दो चीज़ याद कर लो, और हर 25 के 25 स्टैंडर्ड में सेम चिपकाना है।
नहीं विश्वास होता ना तो देख लेना बुक में। ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव स्कोप याद कर लो एक बार, हर जगह सेम। और बहुत सारी जगह तो बहुत सारे डिस्क्लोजर भी सेम रहते हैं, कम से कम मैं आपको ऐसे 6 डिस्क्लोजर याद करवा दूंगी जिसको आपको सब में चिपकाना है। हर में वो डिस्क्लोजर चिपका के आना है। चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मेजरली क्या चेंज होगा, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और प्रिंसिपल, ये 3 पार्ट मेजरली चेंज होंगे। ठीक है, डेफिनेशंस तो एग्जाम में आते नहीं हैं बट पता होना चाहिए करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्कोप ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। और डिस्क्लोजर 6 पॉइंट में आपको याद करवा दूंगी जो सब में चिपका देना। ठीक है, इससे इजी और क्या बना हुआ है। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो गाइस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है, उसको अपन इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या। तो चलो गाइस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बता रही थी आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्ड को, ताकि हम लोग यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी अपने प्रिंसिपल पे ला पाए। ठीक है, और प्रॉपरली डिस्क्लोज कर पाए अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स को। ठीक है गाइस, उसके बाद होता है स्कोप। स्कोप में क्या बताऊंगी मैं। तो भाई स्कोप जो रहता है स्टैंडर्ड का, वो स्पेसिफाई करता है कि कैसे अपन अप्लाई करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट्स को। ठीक है, विच रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है गाइस, जो स्टैंडर्ड रहता है वो स्पेसिफाई करता है हमको कि कैसे हम क्लासिफाई करें, कैसे हम प्रेजेंट करें और कैसे डिस्क्लोज करें सारे असर्शंस जो भी हमारे कॉस्ट में हैं। ठीक है, देन गाइस डेफिनेशंस रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स। ये ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें तो अपन को पढ़नी है, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। कुछ कांस्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी, जो कांस्टेंट ही रहने वाली है आगे भी। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं अब अपन। कुछ सेम पॉइंट जो सारे कैश मतलब गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो गाइस इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप याद कर लो, सेम रहेंगे सब में, लिख के ले लो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैश के नाम लिखने हैं 2 जगह पे, बाकी पूरी लैंग्वेज को रट लो, हर कैश में आपको चिपकाना है। चिपका दो, चिपका दो। ठीक है गाइस, तो देखो इंट्रोडक्शन में लिखना कि जो स्टैंडर्ड है वो डील करता है प्रिंसिपल के हिसाब से, इसके स्टैंडर्ड का नाम ये है और ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, देन गाइस ऑब्जेक्टिव में लिखना कि ऑब्जेक्टिव जो है वो यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी लाता है, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन करता है। अभी जो मैंने बताया वही वही पॉइंट तो है गाइस, सब सेम सेम सेम। ठीक है, देन स्कोप में वही बता देना कि अप्लाई होता है कॉस्ट स्टेटमेंट में, जिसमें क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर करना पड़ता है, सेम सेम सेम। ठीक है गाइस, चलो गाइस अब एक्साइटिंग टॉपिक आ गया है हमारा, कैश वन। गाइस कॉस्ट जो होती है ना, उसको हमेशा हमें क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट। कैश वन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे गाइस ये पिक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इससे कॉस्ट है ये सारी, तो आप कैसे अलग उठा उठा के इसको अलग कर रहे हो। तो जब गाइस अपन कोई भी कॉस्ट को बताते हैं कि ये कॉस्ट ये अलग है, अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इसकी है, ये उसकी है, ऐसे है वैसे है। तो गाइस जब अपन चेंज करते कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट में, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग हो सकता है, नेचर, काइंड, वट एवर। ठीक है, तो जब अपन क्लासीफाई करते कॉस्ट को तो वही सिखाता है हमको कैश वन। ठीक है, तो गाइस इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। तो दैट्स व्हाई गाइस मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर करके कलर लगा दी हूँ, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, इसमें अपन सीखेंगे कैसे कैसे कॉस्ट को अलग करते हैं। इंटरेस्टिंग है गाइस काफ़ी, देखो मैंने मेहनत करके लिखी है आपके लिए, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट कैसे करोगे, डिस्क्लोजर्स। ठीक है गाइस, तो ये सब पढ़ना है अपन को कैस वन में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर, बात देर किस बात की। तो गाइस चलो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गाइस एबनॉर्मल कॉस्ट। और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है गाइस, तो हमेशा याद रखना गाइस, एबनॉर्मल कॉस्ट ना ऐसी अनयूजुअल कॉस्ट होती है जो इनरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड होती है। गाइस हाँ, एक बात को बहुत 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 पिन पॉइंट करना है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड और इरेगुलर होती है। अगर आपको लगता है कि ये कॉस्ट हो सकती है, एक्सपेक्टेड भी है ना, तो वो एबनॉर्मल नहीं होती। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि गाइस समझ लो कि जो बर्नर है आपकी, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड बर्नर है आपकी फर्म में, ठीक है, आपके इंडस्ट्री में। तो जो बर्नर है उसको आपको पता है कि अगर मैं इस मान लो एक्स टेम्परेचर से ज़्यादा में हीट करता हूँ मैं, तो आग लगने की चांस है। ठीक है, ये आपको पता है कि बर्नर में मैं एक्स डिग्री से ज़्यादा रखता हूँ टेम्परेचर, या इतना ज़्यादा उसको गर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे आग लग सकती है। ये आप बात तो आपको पता है। ठीक है,
उसके बाद भी, बट गाइस हमेशा नहीं होता। आग एक अनयूजुअल चीज़ होती है, तो याद रखना कि आग लगना इज़ नॉट यूजुअल, बट लग सकती है इज़ अ यूजुअल। मतलब रीज़न है आपके पास, चांसेस है आपके पास, आपको पता है आग लग सकती है। लगी नहीं वो बात अलग है, किस्मत अच्छी थी नहीं लगी, बट लग सकती है। तो गाइस ये आप एक्सपेक्ट कर चुके हो आग लगने का रीज़न। तो याद रखना गाइस, अगर आग लग गई तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं होगा। आप बोलोगे मैम हम तो ऐसा नहीं मानते थे अभी तक, मतलब आप क्या बता रहे हो? तो गाइस ये सच है। कॉस्टिंग की दुनिया में जब आप कोई बात सोचे हो या आपको पता है बट वो यूजुअल में नहीं होता, वो अनयूजुअली होता है बट एक्सपेक्टेड तो रहता है ना, तो गाइस वो एबनॉर्मल नहीं होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, समझे? वैसे ही अगर आप फिर भी एक्स टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो और आग समझ लो 10 में से 2 बार ही लगी, 8 बार नहीं लगी, तो गाइस 8 बार आपकी किस्मत अच्छी थी और 2 बार वो नॉर्मल है। इट्स नॉट एबनॉर्मल, ओके? तो आप उसको नॉर्मली चार्ज करोगे, एबनॉर्मल नहीं करोगे। आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा आपको एबनॉर्मल कॉस्ट का ट्रीटमेंट। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस, और अपन पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होता है। तो गाइस कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, जो सारी एक्टिविटी जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहती है। गाइस बहुत 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 ध्यान से पढ़ने वाले एक एक वर्ड्स है। इरेगुलर, अनएक्सपेक्टेड, एटिपिकल, अनयूजुअल, चारों चीज एक साथ होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आप उसको एबनॉर्मल ट्रीट कर रहे थे। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी झोल है। गाइस डेफिनेशंस को इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे ना बहुत सारे डेफिनेशन रिपीट होने वाले हैं, तो आई विल स्किप दैट। ठीक है, मैं बार-बार नहीं बताऊँगी, इसलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो। जो-जो सेम रहेंगे वो मैं स्किप करूँगी, ठीक है? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बता रही थी मैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जनरल वाला होता है। जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड वाले को ही अपन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे मैम हमको पता है। गाइस आपको नहीं पता है, मैं बताऊँ इसमें भी बात अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मानो कि आपके 2 यूनिट है, यूनिट ए, यूनिट बी। यूनिट ए जो है ना वो हेड ऑफिस है और वो डील करती है सारे प्रोडक्ट में, और यूनिट बी जो है ना वो एक सब्सिडरी छोटू-सी, और वो बस एक ब्रांच को डील कर रही है। वो भी ना कुछ रीज़न्स की वजह से हमको वो यूनिट बी बनाना पड़ा है, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो गाइस याद रखना वहाँ पे जो चुनिंदा लोग बैठे होंगे ना एडमिन का काम करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वो प्रोडक्ट में कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट, एज़ अ प्रोडक्शन कॉस्ट या व्हाटएवर कॉस्ट। बट एडमिन में नहीं आएगा। एडमिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ हेड ऑफ़िस में जो लोग बैठे हैं, उनकी कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। ये लोग जो स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर और एडमिन का काम कर रहे हैं, तो वो एडमिन का काम नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो उसी में जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा या उस प्रोडक्ट के ओवरहेड में जाएगा, बट एडमिन में तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि एडमिन क्या नहीं है? तो याद रखना, एडमिन ओवरहेड जो होता है वो जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रहेगा वो एक्सक्लूड करेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। और देखो गाइस लिखा भी यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डू नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को बैठा दोगे कहीं प्रोडक्शन ओवर मतलब प्रोडक्शन की प्लेस पे, या फिर आप ऐसा अलग से कुछ काम करवा रहे हो उससे, तो गाइस दैट डज नॉट मीन कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर रहे हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड का काम जनरल काम होता है जो सब लोग मिलके हेड ऑफिस में करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। आई होप गाइस सबको क्लियर हुआ होगा। देन गाइस अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन लॉजिकल ग्रुप हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर एंड पर्पस। उनके नेचर के हिसाब से और उनके पर्पस के हिसाब से जब हम लोग लॉजिकल ग्रुप्स में बना देते हैं, जैसे कि अपने स्कूल में नहीं बनता था सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी, तो मैम लोग जो रहते हैं ना कुछ लॉजिकली बनाते थे अपने को कि ये तो बच्चे फ्रेंड्स हैं, इनको तो दूर करना ही है, ये उनका लॉजिक रहता था। ठीक है, ताकि बात ना करें इन लोग, तो हम लोग भी कौन से कम है और फ्रेंड्स बना लेंगे। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में क्या होता है, लॉजिकली ग्रुप बनाया जाता है कि ये वाली कॉस्ट इनको बिलोंग करती, तो ये एक ग्रुप है। जैसे कि प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो काम कर रहे हो वो सारी कॉस्ट को एक साथ मिला के प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दिया, तो वो क्लासीफाई कर दिया आप उसको एज अ प्रोडक्शन। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम को मिलाकर एक साथ डाल दोगे तो आप बोलोगे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आप क्लासीफाई कर दिए। ये जैसे ये बंडल ऑफ कॉस्ट है, इसको आप नाम दे रहे हो,
नाम दे रहे हो, तो जो नाम है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। अलग-अलग जगह से चीज़ों को लाए, एक बंडल बनाया और उसको नाम दे दिए। एक कार्टून में बहुत सारी चीज़ें डाल दिए, कार्टून को लेबल कर दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? तो देखो कन्वर्जन कॉस्ट जो होता है ना, वो मटेरियल कॉस्ट को हटाकर जो भी कॉस्ट होता है वो सब कन्वर्जन कॉस्ट में आता है। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो गाइस जब प्रोडक्ट बनाते हैं और इनपुट से वो जब आउटपुट बन जाता है, उसके बीच में कन्वर्जन होता है। जो कन्वर्जन होता है उसी को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है? कॉस्ट क्या होता है गाइस? कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। आज तक पता नहीं आप कॉस्ट के बारे में क्या समझते थे, बट गाइस आज से सही समझना, ठीक है? तो गाइस कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक मेजरमेंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है? जब अपन कोई भी रिसोर्स खरीद के लाते हैं ना फॉर प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो गाइस हम जिस चीज़ में इसको मेजर करते हैं उसको अपन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या करते हैं? गुड्स लाते हैं, रेंडरिंग सर्विसेज को सबको क्या करते हैं अपन? कंजम्पशन करते हैं रिसोर्सेज को। तो गाइस वो सब चीज़ डिपेंड होता है कॉस्ट कितनी खर्च हुई है आपकी, इनकर्ड हुई है। तो मटेरियल कॉस्ट जो रहता है वो प्राइस ऑफ मटेरियल रहता है। तो गाइस उनके लिए प्राइस होता है ना, हमारे लिए वो कॉस्ट होगा, बिकॉज़ हम उसको प्रोसेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एंड देन आउटपुट बनाने वाले हैं। ठीक है गाइस? आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है। आप पढ़ रहे हो गाइस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट का मतलब तो पता होना ही चाहिए लाइफ में। ठीक है? हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर क्या होता है? जैसे कि स्टडी सेंटर होता है, जो सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वैसे ही मैम कॉस्ट सेंटर होता है क्या कुछ? तो गाइस मैं बताती हूँ अभी। जब कोई भी यूनिट ऑफ एंटिटी होती है ना, वो सेलेक्ट करती है कि वो उसको एक्यूमुलेट करना है सारे कॉस्ट को, ठीक है? कोई भी यूनिट में कर सकती है, ठीक है? डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, ग्रुप। तो गाइस उसको अपन कहते हैं कॉस्ट सेंटर। लाइक उसके ऊपर अपन चार्ज कर देंगे सारी कॉस्ट को, ठीक है? जैसे कि अपन प्लांट हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ मशीनरी, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे क्या होते हैं? सेंटर हो जाते हैं। उसके ऊपर हम पूरी कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है? देन होता है कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो गाइस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव होता है कोई एक्टिविटी होती है गाइस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? कॉस्ट सेंटर हो गया, कस्टमर्स हो गए, प्रोसेस हो गया। तो ठीक है गाइस, तो वो सब जो रहते हैं ना वो कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कॉस्ट तो हो गई ना, अब उसका एक ऑब्जेक्टिव खोज लेते हैं, इस वजह से कॉस्ट हुई है, एम्प्लॉय की वजह से कॉस्ट हुई है, मशीन की वजह से कॉस्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉस्ट हुई है। समझ रहे हो? तो वजह ढूंढ लेते हैं अपन एक अपने कॉस्ट को चार्ज करने की, ठीक है? देन गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट और सर्विस जो रहते हैं ना वो कंसिस्ट होते हैं, मतलब एक साथ मिला के अपन उसमें मटेरियल डालते हैं, उसमें डायरेक्ट लेबर डालते हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, ओवरहेड डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, पैकिंग कॉस्ट डालते हैं, R&D कॉस्ट डालते हैं। इस सब को ऐड कर देते हैं और फिर वो बन जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी है सारी कॉस्ट को ऐड करके आप डाल देते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है? देन आता है अपना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इधर-उधर जाने की क्या खर्च है, कितना घूमती है, कितने खर्च कर दी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना वो कंप्राइज़ होता है फ्रेट का, कार्टेज का, ट्रांजिट के कॉस्ट का, फ्लीट का, हर चीज़ जो इंटरनली आपने खर्च किया है, या फिर आप किसी आउटसाइडर एजेंसी को बोल दियो कि यार खर्चा तू करना, इधर ले जाने-जाने का एक साथ ले लेना मेरे से, ठीक है? तो वो सब चीज़ को अपन ऐड करके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लेते हैं। बट गाइस बहुत ध्यान से सुनना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैम क्या? गाइस डिटेंशन और डेमरेज चार्जेस, डिटेंशन और डेमरेज चार्जेस ये दोनों को इंक्लूड मत करना, मत करना, मत करना। डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस को आपको ऐड नहीं करना है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, याद रखना ये बात, भूलना नहीं। ठीक है? डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस इंक्लूड नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में, क्योंकि गाइस ये गैर ज़िम्मेदारी होती है। किसकी? गैर ज़िम्मेदारी होती है। जिसको देखो गाइस डिटेंशन और डैमरेज चार्जेस ना हमेशा पोर्ट में लगते हैं, पोर्ट में। और वो जो इंसान उस पोर्ट से सामान लेने जाने वाला था या वापस करने वाला था सामान, ठीक है? तो उसकी वजह से हुई है, उसकी गलती की वजह से हुई, तो इसमें प्रोडक्शन की क्या गलती है? प्रोडक्शन के कॉस्ट में क्यों ऐड करेंगे उसको? प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन है? ट्रांसपोर्टेशन से इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। तो इसलिए उस कॉस्ट को ऐड नहीं करते, वो एक गैर ज़िम्मेदारी है। किसकी है? ओनर की, जिसको लेने जाना था सामान उसकी है, तो वो उसके प्रॉफ़िट से कम होगी। हमारे यहाँ पे उसको नहीं लेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ क्यों नहीं लेते रीज़न, ठीक है? गाइस आपको डिटेंशन और डेमरेज के बारे में और जानकारी जानना है? तो इसका 30 सेकंड विद प्राची वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है गाइस तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ जानकारी पाने का, बेल आइकन प्रेस कर दो। सारी नॉलेज आपको मिलते रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है? तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। कॉस्ट यूनिट्स क्या होता है? गाइस कुछ
इसमें बताने लायक है नहीं। केजीज़ हो गया, लीटर्स हो गया, यूनिट्स हो गया, तो उसी को अपन यूनिट्स को ही बोलते हैं, लीटर, केजी एंड व्हाटएवर में, ठीक है? तो उसको एक कन्वीनियंस के लिए अपन अलॉट कर देते हैं यूनिट्स, ताकि अपन काउंट कर पाएँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो काउंटिंग के लिए ईज़ी हो, दैट्स व्हाई अपन यूनिट प्रोवाइड कर देते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है? देन बहुत सारे डेफिनेशंस है गाइस, भागना नहीं है, ठीक है? देन डेवलपमेंट क्या होता है गाइस? डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब होता है अपना कॉस्ट, जब अपन अप्लाई करते हैं ना गाइस, बहुत नॉलेज लेने के लिए, जैसे कि आपने अप्लाई किया गाइस, ये जो कोचिंग लेते हैं अपन, है ना, वो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी आप कह सकते हो कि गाइस आप अपने एज अ सीएमए बनने के लिए, अपनी अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो वो डेवलपमेंट खर्चा हुआ, ठीक है? तो गाइस अपन डेवलपमेंट खर्चा कब लगाते हैं बिजनेस में? जब अपन रिसर्च फाइंडिंग्स करते हैं, मतलब कोई चीज़ की खोज कर रहे हैं, तो उसके लिए खर्च लगता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि वो गाइस न्यू रहता है, सब्सटेंशियल रहता है, और हम लोग के लिए ना, हम लोग को क्यों ज़रूरत रहती है, क्योंकि गाइस समझ लो अभी इतना मटेरियल लग रहा है, ठीक है? तो गाइस अगर अपन बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे ना, तो गाइस अपन को पता चलेगा ये इतने मटेरियल में भी काम हो जाएगा अपना तो करके, ठीक है? तो ये मटेरियल को बचाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारा डेवलपमेंट हुआ ना, पहले हम इतना खर्च करते थे, अब इतना खर्च कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी को तो डेवलपमेंट कॉस्ट बोलेंगे ना। ये डेवलपमेंट किसमें हुआ? जब अपन खोजे, रिसर्च किए, फाइंडिंग्स लगाए, तब जाके हमको पता चला अच्छा ये न्यू मेथड है, अच्छा ये न्यू डिवाइस है, इससे हम लोग कर सकते हैं। वाओ यार! हमारा टाइम कितना सेव होगा, हमारे खर्च कितना बचेगा, समझे गाइस? तो ऐसे सोचना है आपको। तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉइज़। तो गाइस डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयी डायरेक्टली एंगेज रहते हैं हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्टिव पे। गाइस अभी अपन ने देखा कि कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइस जो लोग सीधा-सीधा हमारे उस ऑब्जेक्टिव पे लगे रहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसी को अपन कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉइज़, ठीक है? और गाइस याद रखना डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हमेशा वही होते हैं जो इकोनॉमिकल फिज़िबल वे में हमारे काम करते हैं। जैसे कि गाइस जैसे कि हमारा काम करते हैं, जैसे कि समझ लो कि कोई रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। अब वो काम करती है, वो क्या करती है, उसका काम है फ़ोन कॉल्स अटेंड करना। हमारे यहाँ 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट पे अपन डील करते हैं, और वो क्या करती है, सबका कॉल्स उठाते रहती है दिन भर और फिर बात करती रहती है। तो अब जब उसकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आया, तो फिर प्रोडक्टिव बोले, "अरे नहीं, हमारे यहाँ के ज़्यादा कॉल्स ही नहीं आते। अरे हमारा तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं, हमारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ज़्यादा डील ही नहीं करते कस्टमर से।" ऐसा-वैसा करके ना सब लोग ऐसे बोला, "अरे नहीं, हमारे मत करो, हमारे मत करो।" तो गाइस तो ऐसे में सारे प्रोडक्ट वाले लोग झगड़ा कर रहे थे, हमारे में नहीं, हमारे में नहीं। तो गाइस हम लोग क्या किए उसमें, हम लोग क्या किए, उसकी सैलरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी सारे में, सो दैट गाइस सारे डिस्प्यूट कम हो जाएँगे। बट ये कोई मैनर होता है क्या गाइस? जिसके यहाँ जितने फ़ोन कॉल्स हुए उसके हिसाब से अपन को लगाना चाहिए कॉस्ट, है ना? तो आप बोलोगे यस मैम वैसे ही होना चाहिए। गाइस वैसे तो हो सकता है, बट उसके लिए बहुत भारी सॉफ्टवेयर अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कॉल रिकॉर्ड्स करेगा, कॉल ड्यूरेशंस बताएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट में इतना हुआ, ये प्रोडक्ट में इतना हुआ, ये प्रोडक्ट में इतना हुआ, पूरा मंथ इतना हुआ, पर मंथ में हमारी रिसेप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रोडक्ट में इतना डील की। तो गाइस 10,000 रुपीज़ देना है आपको रिसेप्शनिस्ट को, उसके लिए आपको 20,000 का तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और लगवाना पड़ेगा। तो गाइस क्या ये इकोनॉमिकल है? क्या ये फ़िज़िबल है? तो वही डिसीज़न लेना रहता है गाइस कि जो कॉस्ट दिख तो रही है डायरेक्ट, बट वो इनडायरेक्ट हो जाती है, बिकॉज़ गाइस वो इकोनॉमिकल फ़िज़िबल वे नहीं है। वो एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा उसको लगाना हमारे बिज़नेस में। ठीक है गाइस? तो आई होप आप क्लियर होगा आपको कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज़ कैसे अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? देन गाइस अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गाइस जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज व्हाटसोएवर, ठीक है? तो उसको अपन डायरेक्टली अगर लिंक कर पाते हैं अपने कॉस्ट ऑब्जेक्टिव से, ठीक है? जैसे कि गाइस एग्जांपल्स हो जाएँगे कि रॉयल्टी, रॉयल्टी जो होती है गाइस डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रहती है, ठीक है? और जॉब चार्जेस, जॉब वर्कर लोग जो जॉब चार्जेस लगाते हैं वो एकदम डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। अगर वो लोग वो नहीं है, मतलब रॉयल्टी अगर अपन पे नहीं करेंगे तो अपन लैंड कैसे यूज़ करेंगे? अगर अपन जॉब वर्कर का काम अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपना मटेरियल रेडी कैसे होगा, ठीक है? और कभी-कभी कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होते तो अपन को क्या करना पड़ता है, हायर करके लाना पड़ता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो सब एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं अपन, ठीक है? देन आगे बढ़ते गाइस डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कॉस्ट ऑब्जेक्टिव से इन इकोनॉमिकल फिजिबल मैनर, सेम टू सेम पॉइंट है गाइस, याद कर लो, सब जगह चिपका नहीं है, ठीक है? देन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है गाइस?
देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होता है ना, इसको अपन और भी क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? जो कि इनकर्ड होती है जब हम लोग मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं। जैसे कि इधर से आप समझ लो अमेज़न से प्रोडक्ट ऑर्डर किए, तो वो तो पूरा ऑल इंडिया दिखाता है, ठीक है? नागपुर में फॉर एग्ज़ाम्पल सामान, और आप उसको रायपुर आना है, तो गाइस वो इतना सारा ट्रैवल करके आएगा, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, आपको लिखे रहता है डिलीवरी चार्जेस ₹40, तो उस टाइप का जो बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है? वो डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, ठीक है? देन गाइस एम्प्लॉयी कॉस्ट क्या होता है? जो भी कॉस्ट हम लोग को एम्प्लॉयी से रिलेटेड लगती है, एम्प्लॉयी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट अपन इंकर्ड करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयी कॉस्ट, ठीक है गाइस? देन होता है फिक्स कॉस्ट। तो गाइस फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा वेरी नहीं करती। जैसे कि फिक्स कॉस्ट जैसे कि फिक्स्ड हो जाती है, एक बार वो लग गई तो लग गई। जैसे कि अगर आपने कोई यूनिट खरीद लिया अपने फैक्ट्री के लिए, तो गाइस वो यूनिट आपने फैक्ट्री के लिए खरीद चुका है ना। अब आप आज एक प्रोडक्ट बनाओगे तो भी उसका उतना ही रेंट लगेगा, 2 प्रोडक्ट बनाओगे तो भी उसका उतना रेंट लगेगा, 10 प्रोडक्ट बनाओगे तो भी उतना रेंट लगेगा, 1000 प्रोडक्ट बनाओगे तो भी उतना रेंट लगेगा। तो गाइस आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से उसके रेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बनाओ मत बनाओ, कोविड में इतने सारे बिज़नेस क्यों बंद हो गए? सोचो ज़रा कि कोविड में इतने सारे बिज़नेसेस थे, अच्छे खासे चल रहे थे बट बंद हो गए। क्योंकि इस फिक्स कॉस्ट ने उन लोगों को उनके बिज़नेस को पूरा खा लिया। क्योंकि देखो गाइस, यूनिट्स बन नहीं रहे थे बिकॉज़ एम्प्लॉयी आ नहीं रहे थे, क्योंकि गैदरिंग पॉसिबल नहीं थी। एम्प्लॉयी नहीं आए तो प्रोडक्ट नहीं बना तो धंधा बंद हो गया। जैसे ही बिज़नेस बंद हो गया, वैसे ही फिक्स कॉस्ट हम लोग को फ़ील होने लगी, यार इतनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है, इतना ज़्यादा रेंट है, इतना ज़्यादा लोन है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस है, ये सारी चीज़ जो है वो तो इनकर्ड हो रही है ना। आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, आपकी इनकम सोर्सेज़ बंद हो गए, बट आपके एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है ना, वो तो इनकर्ड होंगे ही ना। दैट्स व्हाई गाइस बहुत सारे बिज़नेस बंद हो गए, ये उसका रीज़न था। ठीक है? देन अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली अपन नहीं लगा सकते। जैसे कि गाइस मैंने रिसेप्शनिस्ट का सैलरी ही दे दिया आपको एग्जांपल, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। बिकॉज़ गाइस आप उसको एकदम इकोनॉमिकल फीजिबल वे में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो डायरेक्ट नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट ही हुआ। ठीक है? अब मार्केटिंग ओवरहेड, जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनको जो अपन पैसे देते हैं, उसको मार्केटिंग ओवरहेड बोलते हैं गाइस। ये एकदम कॉमन पॉइंट्स को मैं ऐसे ही थोड़ा स्किप कर रही हूँ, ठीक है। देन मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? जो मटेरियल में खर्च लगता है, उसको मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी वो होती है जब गाइस प्रोडक्शन अचीव हो जाता है, अचीवेबल जब अपने आ जाता है प्रोडक्शन, तब आप उसको बोलते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी में हम लोग करके, ठीक है। और ये एवरेज कैसे निकालते हैं अपन? कुछ सालों का एवरेज लेके पता चलता है कि अच्छा, पिछली बार 10 था, उससे पहले 8 था, उसके बाद 6 था, तो 8 जो है वो हमारा एवरेज आ गया। तो जो एवरेज 8 है ना, वही हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है गाइस? उसके बाद ओवरहेड गाइस, ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड जो रहता है कंप्राइज ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, सब कुछ को अपन इंक्लूड कर लेते हैं, मटेरियल को, एम्प्लॉय को और एक्सपेंसेस को, सारे को, तो उसको अपन बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है? देन होता है पैकिंग मटेरियल। तो गाइस पैकिंग मटेरियल क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग ऑफ मटेरियल, जो हमारे मैम जो भी हमने कॉस्ट इनकर्ड किया है किसी मटेरियल को लाने में, उसके बाद फिर उसको अपन बना चुके अपना प्रोडक्ट। तो गाइस ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया, ये इसमें जो भी पैक करने का जो सामान आपको कॉस्ट लगेगी, उसको अपन पैकिंग मटेरियल बोलेंगे। सो ईजी। गिफ्ट रैप पर एग्जांपल में ले लो, आप किसी को गिफ्ट करते हो तो पैकिंग मटेरियल क्या होता है? गिफ्ट रैप। तो उसकी जो खर्चा आएगा ₹2 ₹5 जितने का भी आता है वो रैपर, उसको बोलेंगे पैकिंग मटेरियल। इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं गाइस, बट 2 टाइप होता है इसका, ये थोड़ा ज़रूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी गाइस। प्राइमरी मतलब कोलगेट को आप ले लो, कोलगेट का एग्ज़ाम्पल, टूथपेस्ट बोलती हूँ, कोलगेट नहीं, टूथपेस्ट। तो जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब होता है, या फिर टोमेटो केचअप जो होता है उसका ट्यूब होता है, गाइस वो एकदम मेन होता है। उसके बिना हम लोग केचअप कैसे मतलब कैसे यूज़ करेंगे? उसमें रहेगा तब तो वो मतलब अब यूज़ेबल रहेगा ना। उसके बाद फिर गाइस वो एक कार्टून के डब्बे के अंदर आता है, आप देखे होंगे। तो वो जो डब्बा है उसकी क्या ज़रूरत थी? फालतू में दे दिए। ऐसे ही ट्यूब दे देते ना, हम लोग थोड़ी ना मतलब कुछ वो होता प्रॉब्लम। तो गाइस जो डब्बा है वो हो गया सेकेंडरी, और जो ट्यूब है उसके अंदर वो क्या हो गई? प्राइमरी पैकिंग। अब डब्बा इसलिए देते गाइस ताकि ना स्टोरेज में और फिर डिस्प्ले में ये सब में ईज़ हो, क्योंकि ट्यूब 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 वो कैसे ऐसे पाइल बना होगा, अब ढंग से नीचे नहीं गिर जाएगा। इसीलिए गाइस उसको डब्बे वाला पैकिंग देना ज़रूरी है, और फिर ऐसे वेदर कंडीशन से भी बचाना होता है ना, तो उस वजह से भी देते हैं। ठीक है? देन गाइस प्राइम कॉस्ट तो अपन बचपन से ही पढ़ता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉइज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है? प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएगा? जब आप पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुए हैं सर्विस में या प्रोडक्ट में, वो सबको ऐड कर दोगे तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। वैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड होता है, वर्क ओवरहेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। ठीक है?
फिर आती है गाइस रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट क्या होती है? जो भी कॉस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में लगती है, कोई भी अपन इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं या कोई भी साइंटिफिक चीज़ें या नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कुछ भी चाहिए रहती है अपन को, तो उसके लिए जो भी अपन खर्चा करते हैं पता लगाने में यार, तो यार कैसे होगा? तो मजाक करी थी। मतलब गाइस जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है ना, जैसे कि अपन को पता करना है कि हम लोग को आगे क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो गाइस उसके लिए आप रिसर्च करवाओगे, सो दैट आप एकदम गेस कर पाओ कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाने एकदम परफेक्ट रहेगा। उसको रिसर्च कॉस्ट बोलते हैं। सो इजी। देन गाइस सेलिंग ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, स्टैंडर्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये सब आपका होमवर्क है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी टर्म्स है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन गाइस ये आया थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मेरे को पढ़ाना है और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। गाइस चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो गाइस ये थोड़ा एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आते, बट पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव रेड। एंड इधर से क्वेश्चन आना बनता है, आ सकता है, तो अपन इधर से अच्छे से डिटेल पे पढ़ेंगे। बहुत वैसे अपन डिटेल से ही पढ़ रहे हैं इतनी देर से, बट फिर भी ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अपन किसी भी कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करें, ये पता कैसे चलेगा कि ये कॉस्ट जो है वो किस नेचर की है, किधर बिलोंग करती, तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तब वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो कॉस्ट होती है वो क्लासीफाई होती है इसे, तो प्रोसेस ऑफ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर कॉमन डिजिग्नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन नेचर, attributes एंड रिलेशंस। मतलब जो कॉस्ट होती है ना गाइस, उसको अपन को क्लासीफाई करना है बाय प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस से अपन को क्लासीफाई करना है, उनको ग्रुप करना है एक साथ, ऐसे ऐसे करके अपन को ग्रुप करना है, ठीक है। जो कॉमन डेजिग्नेशन की एक जैसे जिनका नाम हो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि अच्छा तुम मिस मिस एक्स है, ये ठीक है, ये मिस एक्स है। तो जो मिस एक्स है उसको अपन को एक आपको बताना है कि ये कॉस्ट किधर बिलोंग करती। तो गाइस जैसे स्कूल में अगर समझ लो स्कूल की एक बच्ची क्लास 5 की, ठीक है, तो ये जो उसका क्लास 5 की जो बच्ची है मिस एक्स, तो अगर ये समझ लो घूम गई स्कूल में और ये नहीं खोज पा रही है अपनी क्लास या व्हाटएवर, तो गाइस आप इसको कॉस्ट मान लो, ये मिस एक्स कॉस्ट हो गई। तो गाइस आप इसको कैसे खोजोगे? सबसे पहले आप उससे पूछोगे ना बेटा, आप अगर ये समझ लो स्कूल से बाहर मिली, तो आप क्या पूछोगे? बेटा आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह अगर पहने रहेगी तो अपन को पता चल जाएगा ना, अच्छा कि स्कूल में पढ़ती करके। तो आप उससे पूछोगे कौन सी स्कूल की हो? तो गाइस आप उसको कैसे ग्रुप कर रहे हो? अकॉर्डिंग मतलब उसके नेचर के वाइज सोच रहे हो ना, उसकी जो डेज़िग्नेशन, उसकी यूनिफ़ॉर्म को देख के अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ, ये स्कूल की बच्ची घूम गई है, तो फिर आप उसके हिसाब से पूछो कौन से स्कूल से हो, तो स्कूल्स ढूँढे आप। देन स्कूल के बाद आप अगर स्कूल पहुँच गए समझ लो, तो स्कूल के बाद क्लास पूछोगे कौन-सी क्लास में हो, ठीक है। तो गाइज़ आप क्या कर रहे हो? पहले स्कूल ढूँढे, स्कूल से आप ग्रुप कर रहे हो उस बच्ची को कि इस स्कूल से बिलॉन्ग करेगी। देन गाइज़ उसकी सिमिलैरिटी ढूँढ रहे हो, उसकी यूनिफ़ॉर्म से सिमिलैरिटी से आपको पता चला अच्छा इसको क्लास ढूँढना है, फिर अपन उसका क्लास ढूँढे, देन जाके अपन को मिल जाएगी वो, ठीक है। तो गाइस कॉमन डेज़िग्नेशन क्या हुआ? स्कूल एक कॉमन डेज़िग्नेशन हुआ। उसे उसके ड्रेस से सेंस एंड बाकी चीज़ों से अपन को लगा चाहिए स्कूल की बच्ची है, फिर उससे पूछे देन क्लास 5 पता चला, तो गाइस ये ग्रुप है एक एक टाइप का। लाइक अपन को पता चल पा रहा है धीरे-धीरे-धीरे। एक-एक चीज़ से अपन खोज पा रहे हैं गाइस, एक-एक ठो हमेशा जैसे अपन गेम खेलते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम में वो नहीं आता है जहाँ पर अपन को सेफ ज़ोन आ जाता है, मतलब समझ लो बहुत देर से सबवे सफर्स तो उसमें नहीं होता, नॉर्मल कोई भी गेम है। उसमें अगर अपन भाग रहे और फिर ऐसे सेफ ज़ोन आ गया, उसके बाद अगर आप गिरोगे तो वो सेफ ज़ोन से ही स्टार्ट करेगा गेम, पूरा स्टार्टिंग से नहीं करेगा, ठीक है गाइस? तो वैसे ही अपन ऐसे करके खोजते जाते हैं और फिर जाके अपन एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ अपन को पता चला अच्छा हाँ, ये कोर्स यहाँ पे क्लासिफाई होना है एकदम ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है? आई होप गाइस आपको कहानी समझ में आई होगी, ठीक है? तो आपको कॉस्ट को कैसे करना है गाइस, एक प्रोसेस है जिसमें अपन ग्रुप करते हैं सारे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट को एक कॉमन डेज़िग्नेशन में। उनको देखेंगे कि वो किस नेचर से बिलॉन्ग करते हैं, किस एट्रिब्यूट से बिलॉन्ग करते हैं, किस रिलेशन से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? फिर उसको सबको एक साथ अपन जोड़ देते हैं, ठीक है? और या फिर उनके डिफरेंसेस से भी देख सकते हैं कि अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, इसमें भी ये डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, मतलब ये लोग एक टाइप के हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो रहती है वो हर हर आइटम ऑफ कॉस्ट के ऊपर लगती है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? डन। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कैसे क्लासिफाई करोगे गाइस? तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है गाइस, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए यू कैन परचेज फ्रॉम मी, ठीक है गाइस? और यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड देन यू कैन परचेज, ठीक है गाइस? टेलीग्राम चैनल की लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर, ओके? ठीक है गाइस, तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब एक कॉस्ट है जिसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं,
सबसे पहले नेचर ऑफ एक्सपेंस, सबसे पहले गाइस अगर आपको क्लासिफाई करनी कोई चीज़, मतलब आपको कोई चीज़ बाँटनी है, कोई चीज़ को बाँटना है, तो इस बाँटने के लिए अपन को पता करना पड़ेगा ना कि वो एक्सपेंस किस नेचर का है, ठीक है? तो गाइस नेचर कैन बी मटेरियल, कैन बी लेबर एंड कैन बी एक्सपेंसेस, ठीक है? तो नेचर ऑफ एक्सपेंस जो हमारा खर्चा है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, लाइक आपने सामान खरीदने में पैसे लगा दिए, आपने लेबर लगा दिए, सर्विस टाइप का, एंड एक्सपेंसेस की कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर, ठीक है? तो गाइज़ ये 3 टाइप के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। तो गाइज़ आप सोच सकते हो कि अगर मेरी 1000 रुपीज़ कॉस्ट हुई है, तो मैं किस हिसाब से बाँटूँ, लाइक मैं या तो पूरा मटेरियल पे दे दूँ, लेबर पे दे दूँ या एक्सपेंसेस पे दे दूँ, ठीक है? देन गाइज़ अपन देखते हैं नेक्स्ट की नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, मतलब उसको कैसे ट्रेस किया जाए। तो गाइज़ हमेशा याद रखना लाइफ में कि नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी जो होती है ना, नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी जो रहती है ना, उसको हम लोग को हमेशा इकोनॉमिकली फिजिबल वे में करना चाहिए। मैम, इकोनॉमिकल फिजिबल वे का क्या मतलब होता है? तो गाइस इकोनॉमिकल फिजिबल वे का मतलब होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि एक रिसेप्शनिस्ट है आपके यहाँ पे, ठीक है? वो कॉल्स अटेंड करती है। आपके कितने प्रोडक्ट है? 4। कितने प्रोडक्ट है? 4। तो वो रिसेप्शनिस्ट चारों प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी कॉल करता है, कस्टमर, सप्लायर एंड अदर पर्सन्स जो भी कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनको गाइड करती हैं, ठीक है? अब जब प्रोडक्ट ए की बात आई, तो वो बोला, मेरा काम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रहता है। रिसेप्शनिस्ट क्या बात करेगी मेरे प्रोडक्ट के बारे में? मेरे को इसकी सैलरी नहीं चाहिए एज़ एक्सपेंस। बी प्रोडक्ट वाला बोला, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड रहता है, कस्टमर के फीडबैक्स वगैरह आते हैं और बाकी ज़्यादा काम तो रहता नहीं, कस्टमर की क्वेरीज़ ज़्यादा आती नहीं, हमारा प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। तो ऐसे करके चारों प्रोडक्ट वाले झगड़ा करने लग गए, ठीक है? तो आप एज़ अ सीएम में आपको अपॉइंट किए, ठीक है? आपको अपॉइंट किया, ऐसे सीएम में आपको बोले कि जाओ और आप बताओ कि कैसे बाँटना चाहिए। तो गाइज़ हमेशा हर काम करने के 2-3 रास्ते होते हैं, ठीक है? हमें भी पता है एज़ हम सीएम में हैं, हमको भी पता है कि कैसे अपन बाँट सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, गाइज़ देखो जैसे अपन क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो अपने आप रिकॉर्ड करेगा कि अच्छा प्रोडक्ट ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, ठीक है? और वो रिकॉर्ड करके आपको बता देगा। देन उसके उस रेशियो में अपन बाँट सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी को, ठीक है? ये एक तरीका है। बट गाइस थोड़ा-सा दिमाग लगाओ और बताओ, एज़ अ सीएमए, एज़ अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या भी तरीका सजेस्ट करोगे? आप तो उनका चूना लगवा दोगे 1-2 लाख का, क्योंकि सिस्टम इंस्टॉल करने का खर्चा आएगा, उसको मैनेज करने का खर्चा आएगा, उसको कैसे यूज़ करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो गाइस कितना ज़्यादा परेशानी हो जाएगा उस वजह से, ठीक है? तो ये एक कॉस्टली अफ़ेयर है। तो क्या ये इकोनॉमिक है? मतलब क्या ये खर्चा जो कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये वर्थ है? ये आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सजेशन देना है। तो गाइस इकोनॉमिकल फिजिबल वे का मतलब ही यही होता है कि आप वैल्यू फॉर मनी देखो। एक रिसेप्शनिस्ट की खुद की सैलरी 10,000 है, उसको बाँटने के लिए क्या आप 1 लाख का इंस्टॉल करोगे क्या सॉफ्टवेयर? इससे अच्छा तो 1 लाख को अपन डिवाइड बाय 4 प्रोडक्ट करेंगे और चारों में बाँट देंगे 20-20 हज़ार। 20-20 हज़ार बोल रही हूँ, 2-2 हज़ार, ठीक है? 5 प्रोडक्ट में बाँट देंगे 2-2 हज़ार, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? अगर एक रिसेप्शन की सैलरी 10,000 है और 5 प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो 2-2 हज़ार बाँट दोगे आप पाँचों जगह। तो ये बेटर रहेगा कि एक अपना इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर, जो कि आएगा 1 से लेके 2 लाख तक, उसके ऊपर अलग खर्च आएँगे और फिर उसको आप उसके अकॉर्डिंग बाँटो। तो गाइज़ आप बोलोगे नो मैम, पहला ऑप्शन अच्छा है। सारे प्रोडक्ट वाले भी बोलेंगे हाँ, हाँ, हम लोग बराबर ले लेंगे बट इतना और खर्चा मत बाँधो हमारे सर पे। ठीक है गाइज़, तो इसी का मतलब होता है इकोनॉमिकल फिज़िबल वे। मतलब हर चीज़ का ज़रूरी नहीं गाइज़, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की पूरी आप ट्रे बनाओ, ट्रेल बनाओ, लाइक आप अपना ऐसे कि अच्छा ये वाले प्रोडक्ट में 1 मिनट बात हुई तो उसका 1 मिनट का खर्चा मैं रिकॉर्ड करूँगी, 2 मिनट का नहीं कर सकती मैं। ऐसे नहीं करना है गाइज़। जो आपको मेथड सस्ता लग रहा है ना बाँटने का, उससे बाँट दो, इतना झंझट करने का ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के एक लाइन में कंक्लूड यही हुआ। आई होप गाइस आपको इकोनॉमिकल फिजिबल वे एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे इकोनॉमिकल फिजिबल वे में हम डिवाइड करेंगे। मतलब हर कॉस्ट का एकदम डायरेक्ट रूट ढूँढने से अच्छा अगर सस्ता पड़ रहा है इनडायरेक्ट तो गो फॉर इनडायरेक्ट, ठीक है? बाँट दो इक्वली यार, क्या जा रहा है? इतना महँगा खर्चा डायरेक्टली निकालोगे उससे तो बेटर ही है ना, ठीक है? तो इकोनॉमिकल फिजिबल वे में अगर आप बाँट सकते हो तो उसमें बाँटना है आपको, ये कह रहा है कैस आपको, ठीक है?
देन अगर गाइस आपको डायरेक्टली पता है कि यार इसमें 1 केजी मटेरियल लगा है, उसमें 5 केजी लगा है, उसमें 10 केजी लगा है, तो उसके हिसाब से बाँट दो। डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है सामने-सामने कि इनके इतने एम्प्लॉइज़ है, इतने लेबर इनके, इतने लेबर उनके, उसके फिर ये खर्चा इन्होंने किया, ये वाला खर्चा उन्होंने किया। तो डायरेक्टली अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, वैसे ही कर दो। और इनडायरेक्टली नहीं पता है, आपको एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार मैंने तो पूरा इतना सारा मटेरियल लाया था, बट किसका कितना बिलॉन्ग करता है वी डोंट नो। तो फिर इकोनॉमिकल फिजिबल वे में बाँटना है। क्लियर हुआ इतना बात? देन गाइस प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से भी बढ़ती चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है? जैसे कि अपन इंटरमीडिएट में ही पढ़े सारे चैप्टर्स, आपको याद आ रहा होगा बैच कॉस्टिंग, जिसमें अपन बैचेस में प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन फिर एक, ठीक है? देन अपना जॉइंट कॉस्ट रहता है कि पहले एक साथ प्रोडक्ट बनता है, देन फिर वो बढ़ जाता है अलग-अलग, याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसमें अपन कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ये अपना जो घर-वर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देन ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या पढ़े थे याद करो? सर्विसिंग जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल, सर्विस से रिलेटेड ऑपरेशन कॉस्टिंग, ठीक है? तो ये सारे जो चैप्टर्स पढ़े तो गाइस गाइस आप उसके हिसाब से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो, इसको बाँट सकते हो। क्लियर हुआ कि अपन कैसे बाँटेंगे? लाइक जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के हिसाब से बाँट दो, ठीक है? अ, उसके बाद अपन क्या नेक्स्ट क्या है? रिसर्च। तो गाइस जो जो रिसर्च जिसने किया है, उस प्रोडक्ट में अपन को बाँटना है। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर प्रोडक्ट ए वाला कोई रिसर्च एंड काम कर रहा है रिसर्च का, तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में ही वो एलोकेट होना चाहिए ना, बी में तो नहीं हो जाएगा, सी में तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? डेवलपमेंट जो करवा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो करवा रहा है, वो डायरेक्टली उनके उनके में एलोकेट होएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी एलोकेशन कर सकते हो कॉस्ट का, कैश का ये कहना है। आई होप गाइस आप कैश की फीलिंग समझ पा रहे होंगे कि कैश हमको क्या कहना चाहता है, ठीक है? देन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। देन गाइस नेचर ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के हिसाब से भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको ये सारे मेथड्स नहीं पसंद आए, आपको ना ही आपको प्रोडक्शन प्रोसेस समझ में आ रहा है, ना आपको फंक्शन, ना आपको नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी पसंद आ रहा है, ना आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस लग रहा है कि मैम ये सब मतलब उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, इसके अलावा हमको कोई दूसरे वे से क्लासीफाई करना है, तो गाइस आप नेचर के हिसाब से कर दो। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स का मतलब होता है जो आपके प्रोडक्शन से चेंज ना हो, ठीक है? अगर वो आज 10,000 है, कल भी 10,000 आएगा, परसों भी 10,000 आएगा। रेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। आप कोविड में अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल रहे हो, आप अपना फैक्ट्री नहीं खोल रहे हो, लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपकी दुकान बंद हो जाए, आप नीलाम हो जाओ, आपको जो होना है हो जाओ, उनको उसका 10,000 रुपए चाहिए रेंट। दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। आप कोविड की वजह से अपनी बिज़नेस नहीं खोल पा रहे हो, तो आपके 4 लेबर नहीं आ पा रहे आपके यहाँ काम करने। दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। आपको उनको सैलरी देने का ज़रूरत नहीं है। वो नहीं आ रहे तो काम नहीं कर रहे तो सैलरी नहीं मिल रहा है। तो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट व्हिच बिलॉन्ग, मतलब व्हिच, मतलब जब तुम प्रोडक्शन करोगे तभी वो लगेगा, ठीक है? तो वो वेरिएबल हुआ। जो तुम काम करो या मत करो, उस पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स हुआ। एंड सेमी जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप गाइस आपको ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइस चलो अब डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कैसे करेंगे अपन। लाइक अपन क्लासिफाई तो कर दी कॉस्ट को, अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे? तो गाइस मैं आपको सिखाओगे कि आज अपन कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कॉस्ट आइटम्स को कॉस्ट स्टेटमेंट में। लाइक आपके बहुत सारे कॉस्ट हेड्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उसको अपन को सेट करके स्टेटमेंट में दिखाना होता है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वाला पॉइंट हमको ये कहता है कि आप रिलेवेंट क्लासिफिकेशन जैसे की हो, एक अभी अपन पिछले स्लाइड पे देखे थे कि एक्सपेंस, ट्रेसिबिलिटी, प्रोसेस, फंक्शंस या बिहेवियर, तो उनमें से उसके हिसाब से ही आपको वही आपका एक रिलेवेंट बेसिस रहेगा, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। लाइक मैंने अगर आपने फिक्स कॉस्ट के हिसाब से क्लासिफाई किया तो आप बताओगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, नेचर एंड बिहेवियर, उसके हिसाब से मैंने अपना क्लासिफिकेशन किया, तो ये आप प्रेजेंट करोगे वहां पर। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। देन आप बताओगे, मतलब आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। लाइक जैसे कि अगर आप आज 1 घंटा पढ़ते हो तो आपको कल भी 1 पढ़ना चाहिए, परसों भी 1 पढ़ना चाहिए, तब जाके आपकी एक हैबिट डेवलप होती है ना। उसी तरीके से जब आप क्लासिफिकेशन करोगे कॉस्ट आइटम्स को, तो आपको उस पे कंसिस्टेंट रहना है। लाइक आज आज मैंने ये वाला फॉलो किया है। आज मैंने कौन सा फॉलो किया है? नेचर ऑफ बिहेवियर फॉलो किया है, ठीक है? नेचर ऑफ बिहेवियर आज मैंने फॉलो किया है, तो आई विल डू दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। ऐसे नहीं कि आज ये कर लिया देन कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐਵੇਂ ही कर रहे हो, मतलब कुछ भी। तो वैसे नहीं करना। क्लियर हुआ? ठीक है गाइस, तो लास्टली अपन डिस्क्लोजर डिस्कस करने वाले। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डिस्क्लोजर आपको लगेगा कि बहुत सादा है, बट गाइस मेरी बात मानो और आपको खुद रियलाइज होगा एट द एंड ऑफ कैश का चैप्टर
कि ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि गाइज़ बहुत ज़्यादा पॉइंट रिपीटेड रहेंगे। तो गाइज़ अगर आप कोई भी 5 डिस्क्लोज़र भी याद कर लिए ना, सारे केस में चिपका देना, चिपक जाएगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फीस, पेनल्टी, ऐसे वाले 4-5 रहेंगे, अभी आपके में आएँगे आगे। उसको याद कर लो, आपकी ज़िंदगी सेट है, उसी-उसी को चिपकाना सब में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो फिर अगर कोई भी चेंज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, अगर वो लॉ की वजह से हो रहा है या फिर हमारे कैश की वजह से हो रहा है, तो गाइज अगर वो मटेरियल इफेक्ट रखता है ना, तो आपको वो डिस्क्लोज करना है। समझ में आई बात? देखो, अगर कोई भी आप चेंज कर रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लाइक मैम क्या, देखो, आप समझ लो, एग्जाम्पल लो कि पहले आप नेचर ऑफ ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से कर रहे थे, फिर आप बोले कि नो मैम, अब से ना मैं अपना नेचर ऑफ बिहेवियर के हिसाब से करना चाहती हूँ। तो आपने ये डिसीजन लिया, तो ये जो आपका डिसीजन है चेंज करने का, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको लॉ बोले कि प्राची, आपको आज से लॉ ने कहा कि प्राची आपको इससे नहीं, अब आपको ऐसे क्लासिफाई करना है, तो वी विल डू लाइक दैट ओनली। क्लियर हुआ? एंड अगर नहीं, तो फिर अगर आपको कैश बोल रहा है, अगर कैश के हिसाब से, कैश आप समझ लो कि बिना कैश पढ़े पहले आप वैसा कर रहे थे, देन बाद में आपको कैश ने पढ़ा आपने, और फिर आपको रियलाइज हुआ कि कैश के हिसाब से ये करना बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको वो बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। देन अगर आपको कोई भी चेंज करना है क्लासिफिकेशन में, सेम पॉइंट है, जो मटेरियल इफेक्ट रखती हो। मैम मटेरियल इफेक्ट क्या होता है? तो गाइज मटेरियल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो 4 ऑप्शन था आपके पास, और चारों में से आपने ये वाला चूज किया। ठीक है, ये वाला अगर आपने ऑप्शन चूज किया है और आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई है, ठीक है, तो गाइज आपको वो बात अगर बता दोगे तो हो सकता है इसको छोड़ के फिर मैं ये चूज कर लूँ। ठीक है, तो अगर मेरा ऑप्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, किसी बात की वजह से, कोई एक लाइन, कोई एक स्टेटमेंट, कोई कमिटमेंट, कोई एक ऐसी बात जो मुझे नहीं पता और मुझे पता होनी चाहिए, तो गाइस वो मटेरियल इफेक्ट होती है। वो मटेरियल अपना इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है आपके ऊपर। जैसे कि गाइस आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। शादी का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक अपन शादी होने वाली रहती है, ठीक है, तो मतलब ऐसे पुराने ख्यालात की बात करूँ, अभी की नहीं, ऑर्थोडॉक्स की, कि जैसे कि पहले क्या होता था, लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे एंड ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते थे, उनको ऐसा इनसिक्योरिटी होती थी कि यार रिश्ता टूट जाएगा एंड ऑल, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बातें छुपा लेते थे, एंड देन बाद में शादी के बाद पता चलता था तो डिवोर्स हो जाता था। अब गाइस इसमें से आपने क्या सीखा कि कोई एक मटेरियल बात थी, एक कोई मटेरियल इफेक्ट रखने वाली बात थी, जो पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई है तो डिवोर्स हो रहा है। क्लियर हुआ? तो वैसे ही ऐसी कोई मटेरियल इफेक्ट अगर रख रहा है वो चेंजेस, तो गाइस आपकी ज़िम्मेदारी कि आप वो बात को बताओ। क्लियर हुआ? ठीक है? तो अगर आप वो सर्टेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको बताना तो है बट आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं कैसे बताऊँ, तो गाइस आपको वो फैक्ट बता देना चाहिए। ठीक है? आपको जो फैक्ट पता है ना, आप वो बता दो, उतने से भी काम चलेगा। क्लियर हुआ? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। ये वाला कैस आज यहीं पे खत्म होता है। ये कैस नंबर 1 था। आई होप गाइज आपको कैस 1 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थ्योरी था गाइज, ये ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस आते रहते हैं कैस पूरे चैप्टर में से, एंड दिस चैप्टर इज बिलोंग टू थ्योरी पोर्शन। तो गाइज आ सकते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज आजकल तो एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग ही चल रहा है, तो वी कैन नॉट कमिटमेंट कि हाँ ये आएगा या नहीं आएगा। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा, और मैं मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस मैं आपको बस यही सजेशन दूँगी कि आप पूरा पढ़ के जाइए, अच्छे से लेक्चर देखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती होगी तो अपने फ्रेंड्स की मदद कीजिए। गाइस फ्री में यूट्यूब में आ रही है कैश का, तो कोई भी फैकल्टी आज तक लाया नहीं यूट्यूब पे क्लासेस। ठीक है, मैंने पूरा स्टडी मैट को कवर किया है एंड अपना पूरा सब कुछ स्टडी मैट एंड सीएमए फाइनल के लिए चल रहा है। तो गाइस आई होप आप लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करोगे और सब्सक्राइब करवाओगे उन सभी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, ध्यान रखो अपना, कोविड फिर से आ गया है।